हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक कार्य, ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रोजेक्ट नहीं है ये। पहले ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट क्या होता है। किसी भी मैटर पे हम अगर वो कार्य करते हैं और उसको बनाते हैं और उसको बना करके हम सबमिट करते हैं, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट की स्थितियां क्या होती हैं, प्रैक्टिकल से थोड़ा भिन्न होता है। प्रोजेक्ट को हम तैयार करते हैं, उस पर थीसिस लिखते हैं और लिखने के बाद उसको हम बस जमा कर देते हैं। उसका क्या यूज़ है ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, उसको हम करके कैसे सीखते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड्स है, ये प्रैक्टिकल के अंदर हम करते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले उस प्रैक्टिकल को आधार देने के लिए आपका जो पहला अध्याय है प्रैक्टिकल का, आंकड़े, स्रोत और संकलन। मेनली जो आंकड़े, स्रोत और संकलन है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करना, डाटा प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग यानी कि जो डाटा हम तैयार कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे हम सर्वे करने गए फील्ड में, हमने सर्वे तो किया, लेकिन सर्वे करने के बाद उस डाटा का एकत्रीकरण कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करने, उसका सारणीबद्ध तरीके से कैसे हम संकलन करेंगे और कैसे उसका रिजल्ट तैयार करेंगे। आपने सुना होगा जो टीवी वगैरह पे, टेलीविज़न वगैरह पे जो न्यूज़ देते हैं, ये न्यूज़ में कुछ डाटा वाले न्यूज़ होते हैं। जैसे कभी कभी तापमान को ये प्रदर्शित करते हैं, तापमान को प्रदर्शित करते हैं, यानी टेलीविज़न पे जो है एक भारत का मैप बना देते हैं, 3 डायमेंशनल उसको दिखाते हैं और प्रत्येक जगहों के तापमान को हमको दिखाते हैं। तापमान को दिखाने के बाद जो है वो औसत तापमान भी बताते हैं। मेनली वो औसत तापमान ही होता है जो हमको दिखाते हैं। तो इस औसत तापमान का जो निर्धारण है वो कैसे करते हैं, दैनिक तापमान, मतलब बोलते हैं ना आज का तापमान ये रहा, लखनऊ, चंडीगढ़, कलकत्ता, है ना, इस तरह से दिल्ली, इसके टेम्परेचर इस तरह से हैं। तो कैसे करते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज निकाल देते हैं और जो एवरेज टेम्परेचर आता है औसत तापमान को हमको दिखा देते हैं। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन, खनिज, औद्योगिक उत्पादों संबंधी आंकड़ों की तालिका बनाना, टेबुलेशन का काम करना, ये सब हम आंकड़े के अंदर पढ़ते हैं। आंकड़े होते क्या है कि आंकड़ों को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है। आधार सामग्री एकमात्र माप है। हम प्रायः समाचार पढ़ते हैं, जैसे बाड़मेर में लगातार 20 सेंटीमीटर वर्षा हुई, बांसवाड़ा में 35 सेंटीमीटर वर्षा हुई, गोंडा में 34 सेंटीमीटर बारिश हुई, है ना। तो ये सब जो हम डाटा पढ़ते रहते हैं, ये डाटा का संकलन हम कैसे करते हैं, इन्हीं को हम डाटा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं ये। और हमें आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आंकड़ों की क्यों जरूरत पड़ती है। हमें आवश्यकता सिंपल सा है एकदम, कि डाटास की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी चीज़ को हम किसी चीज़ से कोरिलेट कैसे करते हैं उसको। तो ऐसे तो बिना आधार के हम कोरिलेट करेंगे नहीं किसी चीज़ को, उसको आधार बनाने के लिए हमको डाटा चाहिए। जैसे हमको टेम्परेचर आपका देखना है कि गोंडा शहर का टेम्परेचर कैसा है और आपके गांव का टेम्परेचर कैसा है ना।
इसको हमको कोरिलेट करने के लिए, चूंकि शहर है तो वहाँ निश्चित है कि तापमान अधिक होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान कम होगा। तो उसका डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, तो हम टेम्परेचर जो है एक दिन के लेकर के नहीं कर सकते हैं। अगर दैनिक तापमान का केवल संकलन करना है तो हम कैसे करेंगे कि 24 घंटे के में मिनिमम और मैक्सिमम तापमान को इकट्ठा करते हैं, और ऐसे ऐसे कई दिनों तक हम करते हैं लगातार। जब कई दिनों तक लगातार करते हैं तो हमें एक एनालिसिस निकल करके आ जाती है डाटा की, कि कितना जो है वेरिएशन है किसके अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में और शहर के तापमान में। तो इस वेरिएशन का जो हम कलेक्शन करते हैं वही हम जो है प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। नेक्स्ट दिया आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम करते हैं, जैसे मान लीजिए है ना, इसमें एक कहानी टाइप दिया है कि आपने एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी कि जो अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। सबसे पहले उसने 4 बिंदुओं की गहराई देखी, 6, 8, 9 और 1.5 मीटर, है ना। इनकी गहराई उसने 0.6 मीटर, 0.8 मीटर, 0.9 मीटर और उसके बाद 1.5 मीटर मापी। उसने औसत गहराई क्या निकाली कि 0.95 मीटर। उसके बच्चे की लंबाई जो है 1 मीटर थी, इसलिए उसने उसे नदी पार करने के लिए उतार दिया और वह बच्चा नदी में डूब गया, है ना। दूसरे छोर पे बैठा हुआ जो लेखक था वो चिंतन करता हुआ बैठ गया, लेखा जोखा थाए तो बच्चा डूबा काहे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसने एक रैंडम ले लिया कि कहीं पे गहराई 6 मीटर है, कहीं पे जो है 0.8 मीटर है, कहीं 0.9 है, तो एवरेज निकाल दिया और एवरेज निकाल करके उस बच्चे को इस पार से उस पार भेज दिया। तो कभी कभी जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो है एवरेज काम नहीं करता है, औसत काम नहीं करता है, इसलिए उसके यथार्थ पे न जा करके हम क्या करते हैं कि वास्तविक स्थिति को देखते हैं कि वास्तव में जो है सिचुएशन क्या है प्रैक्टिकली। तो कह रहा है कि भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हम केवल डाटा एनालिसिस नहीं करते बल्कि उसके वास्तविकता की तरफ जाते हैं और वास्तव में क्या है उसको हम देखें। आंकड़ों के स्रोत की अगर बात करें तो आंकड़ों का जो स्रोत है ना, वो हम 2 तरह से इकट्ठा करते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या होता है, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाटा एनालिसिस है, प्राथमिक आंकड़े हमको कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो जो हम व्यक्ति के टच में होकर के तुरंत स्वयं जा करके अगर हमने डाटा इकट्ठा किया तो समझिए कि वो डाटा जो है हमारा प्राइमरी डाटा है, प्राथमिक आंकड़े हैं ये। जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्तिगत का मतलब हम खुद जा करके व्यक्ति से मिल करके हमने डाटा इकट्ठा किया। साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि उसका वाइवा और इंटरव्यू लेकर के हमने डाटा इकट्ठा किया। प्रश्नावली प्रणाली के माध्यम से, यानी कि प्रश्नावली विधि से हमने जो है उस डाटा को इकट्ठा। मैं चर्चा कर रहा था कि व्यक्तिगत जाकर के साक्षात्कार के माध्यम से, थोड़ा वीडियो, हाँ, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, हमने क्वेश्चनायर बनाया और क्वेश्चनायर बना करके उस व्यक्ति को दे दिया और उसने प्रश्न के आंसर लिख दिए। कुछ अन्य विधियां भी हैं जिससे हम प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं। अब आंकड़ों के सेकेंडरी स्रोत की तरफ अगर हम चलें द्वितीयक आंकड़ों के साथ, तो द्वितीयक आंकड़ों में प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत
यानी कि जिसको हम पब्लिश कर देते हैं, सरकारी आंकड़े होते हैं, जैसे प्रकाशित स्रोत में सरकार अपने तरफ से डाटा दे देती है, अर्ध सरकारी संस्थानों से हम ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एजेंसियों से हम कुछ डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ निजी प्रकाशकों द्वारा हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। अप्रकाशित स्रोत में भी यही है, जो कुछ स्रोत जो है जो प्रकाशित नहीं होते हैं, किताबों के रूप में प्रकाशित नहीं होते हैं, उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख और अन्य प्रलेख भी होते हैं। अब साक्षात्कार के माध्यम से, वाइवा के माध्यम से हम कैसे कैसे करते हैं, उसको आप जो है आप जा कर के वहाँ पर साक्षात्कार करें, लोगों से मिलें और डाटा कलेक्शन करें। डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, किसी अपने गांव में जाएं आप, गांव में, और गांव में जा कर के देखें कि उनके आय के स्रोत क्या क्या हैं। तो आप हर घर में जाएंगे और प्रत्येक घरों में जा कर के जो है उसके जो मुखिया होंगे, है ना, घरों के जो मालिक होते हैं उनसे, या उनके घर के किसी जिम्मेदार सदस्य से आप बात करें और डाटा इकट्ठा करेंगे, भाई आपके आय के स्रोत क्या क्या हैं। तो वो आपको बताएगा, हमारे आय के स्रोत कृषि हैं, हमारे आय का स्रोत जो है क्या है, बिजनेस है या हमारा व्यवसाय है, हमारा आय का स्रोत जो है वो सर्विस है, नौकरी है। तो इस तरह से आप कॉलम बना लें कि आय के स्रोत क्या क्या हैं, अब इनसे जो है कितनी कितनी आय मिलती है उस परिवार को। तब वो आय में बताएंगे कि ये सदस्य इतने आय लेके आते हैं, ये हमारे चाचा इतनी पैसे परिवार को देते हैं, ये इतने पैसे देते हैं ना। इस तरह से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उससे आप क्या निकालेंगे, उस व्यक्ति की एक तो परिवार की टोटल इनकम निकाल लेंगे, या उस व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम उस परिवार की आपको मिल जाएगी। है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से आप संवाद के माध्यम से, है ना, बातचीत के माध्यम से आप जो है डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी डाटा लेने के साथ साथ, है ना, उसको आप देखेंगे। प्रश्नावली विधि अनुसूची से क्वेश्चनायर कुछ बना लेंगे और उससे डाटा का कलेक्शन कर लेंगे। द्वितीयक स्रोत में जो है सरकारी प्रकाशक वगैरह हैं, कुछ किताबें हैं, ये आपको जो दिख रही हैं, इस किताबों के माध्यम से आप जो है वो अपना डाटा ले सकते हैं। आप जाएंगे तो आपको जो नगर पालिका और नगर निगम है वहाँ पे आपको डाटा मिल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह है, यूएनए वगैरह है, यूएनडीपी, यूनेस्को वगैरह है ना। यूनेस्को का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस है ना, इमरजेंसी फंड जो है क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अभिकरण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना, FAO, खाद्य व कृषि परिषद, ये सबसे हम ले सकते हैं। निजी प्रकाशक, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ अशोधित आंकड़े भी होते हैं। अब हम इसके बाद जो है इसमें चलेंगे, डाटा के बाद जो है थोड़ा आपको इसमें दे रखा है, आपके सिलेबस में है ये, थीमेटिक मैप क्या होता है। तो थीमेटिक मैप की तरफ अगर हम चलते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक वगैरह दे रखा है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। आज थोड़ा सा हम थीमेटिक मैप के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो थीमेटिक मैपिंग है वो क्या चीज़ है। ये जितनी जो स्टैटिस्टिक है आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई होंगी, है ना, आप उस इकोनॉमिक्स के चैप्टर से लेकर के उसको आप पढ़ लीजिएगा। आंकड़ों की जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के अंदर जो है हम किस तरह से थीमेटिक मैप को बनाते हैं, है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको थीमेटिक मैप के बारे में हम बताते हैं। ये थीमेटिक मैप होते क्या है। थीमेटिक का मतलब होता है थीम आधारित। जैसे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर प्रवाह संरचना मानचित्र है, तो ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट मतलब वो देख करके हम बता देंगे कि इससे जो है वो क्या चीज़, देखो थीमेटिक मानचित्र के बारे में हम देख लें। थीम जैसे हम आप मोबाइल वगैरह में थीम सेट करते हैं ना किसी चीज़ की, भाई वॉलपेपर है और इसकी थीम क्या होगी मोबाइल की, यानी कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों से उस मैप को दिखाना,
अगर मान लीजिए आप दिखा रहे हैं कि इसको तो भारत की जनसंख्या घनत्व को दिखा रहे हैं, तब वो जनसंख्या घनत्व में जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाले होंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अधिक होगी, तो उसको हम क्या किस कलर से दिखाएंगे? मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ 600, 700, 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1000 है ना, तो उसको थोड़ा सा डार्क कलर से हम दिखाते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जाती है वैसे वैसे उसको जो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर को हल्का या दूसरे कलर से दिखाते हैं। इसी को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखो दिया है कि थीमेटिक मानचित्र के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, विविधता, प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूप तथा स्थानों पर विविधताओं को की विशेषताओं को समझने के लिए विविध मानचित्रों को बनाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र के निर्माण के लिए आवश्यकताएं हैं। चुने हुए विषय से संबंधित राज्य या जिला स्तर से आंकड़े हम लेते हैं, जो भी हम सिलेक्शन करते हैं जिस विषय सब्जेक्ट का। अध्ययन क्षेत्र का प्रशासनिक सीमाओं सहित रूपरेखा मानचित्र तैयार करना। प्रदेश का भौतिक मानचित्र, उदाहरण के लिए जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए। भू आकृतिक मानचित्र एवं परिवहन मानचित्र निर्माण के लिए। उच्चावच एवं अपवाह मानचित्र बनाते हैं। थीमेटिक मानचित्र बनाने के नियम क्या क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्रों की रचना बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अंतिम मानचित्र में निम्नलिखित घटक प्रदर्शित होने चाहिए। क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र का आप थीमेटिक मानचित्र बना रहे हैं। विषय का शीर्षक क्या है उसका, किस विषय पे आप बना रहे हैं। आंकड़ों का साधन और वर्ष, यानी कि किन किन स्रोतों से आपने, साधन मतलब किन किन स्रोतों से आपने आंकड़े इकट्ठा किया है और किस ईयर का डाटा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर आपने ईयर भूल गया इसका मतलब डाटा आपका फॉल्स है। संकेत चिन्ह, रंगों, छायाओं आदि के सूचक और मापनी, स्केल जरूरी है। मानचित्र आप बनाते हैं तो बिना स्केल की मानचित्र जो है नहीं है। थीमेटिक मानचित्र बनाने की कुछ विधियां हैं, उस विधियों से जो है ये मानचित्र बन जाते हैं। अब कौन कौन सी है विधि पर विचार करते हैं तो बिंदु कित मानचित्र, जब आप जनसंख्या पॉपुलेशन का डाटा देखेंगे तो बोलता है एक डाटा बराबर जो है 2 लाख लोग, एक डाट बराबर। तो उसी तरह से 2 लाख, जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन होंगी उतने डाट उसमें लग जाएंगे कैलकुलेशन करके। वर्ण मात्री मानचित्र, वर्ण का मतलब कोरोभलेत, रंगों के माध्यम से। एक होता है सममान रेखा मानचित्र, अक्सर करके पूछा जाता है कि सममान रेखा मानचित्र क्या होता है। सम्मान का मतलब समान मान को दिखाने वाली, समान वैल्यू को दिखाने वाली, जैसे टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं समताप रेखा मानचित्र। वायुदाब, आइसोबार, समदाब रेखा मानचित्र, है ना। इन सबको जैसे दिया ना, बिंदुकित मानचित्र से किसको किसको दिखाते हैं तो जनसंख्या, जानवर, फसल के प्रकार आदि को दिखाते हैं। ये वाइवा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंटरव्यू के अंदर, ये सब जो है आपके किताब में है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक थीमेटिक मानचित्र देख लीजिए, ये लास्ट में ये जो थीमेटिक मानचित्र है, ये मानचित्र जो है एनुअल रेनफॉल को दिखा रहा है। अब इसमें देखिए जो सबसे डार्क कलर का है, 800 से लेकर 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो ये कहाँ दिखा रखा है? मेघालय में, है ना। जो मेघालय का एरिया है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर जो है रेड कलर से थोड़ा सा है सबसे ज़्यादा। अब 400 से 800 सेंटीमीटर बारिश वाले जो जगह है उसको थोड़ा सा जो है और डार्क कर दिया है, तो 400 और 800 इधर केरल के पश्चिमी तट में थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, इधर अरुणाचल प्रदेश में हल्का सा है और इधर असम वाले एरिया में। फिर 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर, तो उसी के आसपास होगा, ये क्रम है ये इनका। 20 से 40 सेंटीमीटर जो कि राजस्थान में इधर दिखा रखा है आपको। तो ऐसे ऐसे जो है वो राजस्थान के जस्ट ऊपर वाला थोड़ा सा जाएंगे तो ब्लू कलर से जो दिखा रखा हल्का सा, तो इसको बोलते हैं हम थीमेटिक मानचित्र, यानी कि जलवायु मानचित्र, रेखा मानचित्र, ये सब थीमेटिक मानचित्र के अंदर हैं।
और बाकी चीज़ें अभी हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बनाने कैसे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।